कैंसर दिवस है, जहां देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में यह विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसकी रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस बनाया गया है कि लोग इससे जागरूक होकर के इससे बचाव कर सके। जहां आज हम वन इंडिया न्यूज़ से दीपक शर्मा पहुंचे हैं सतना शहर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर श्री राम गौतम जी के पास, जो बिरला हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि विश्व कैंसर दिवस पर हम बात करेंगे कि कैसे कैंसर की रोकथाम की जा सकती है और क्या है कैंसर, इसके बारे में हम उनसे जानेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी। सर, हम ये जानना चाहते हैं, आज विश्व कैंसर दिवस है, जहां देश दुनिया में इस दिवस को बहुत ही उत्साह के साथ लोग मनाते हैं, इसको रोकथाम के लिए जागरूक हो रहे हैं। वास्तव में कैंसर क्या है, इसके लिए पहले बताएं। कैंसर हमारे शरीर के जो नॉर्मल अंग होते हैं, या ये हमारे शरीर का हिस्सा ही एक तरह से। और एक हमारे शरीर में होता है डीएनए में होते हैं जीन। उन जीन अगर नॉर्मल तरीके से काम करते हैं तो हमारा जो शारीरिक प्रक्रियाएं हैं वो सामान्य रूप से चलती रहती है। वही अगर प्रक्रिया में कोई दोष आ जाता है, उसकी वजह से हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं वो अलग रूप ले लेती हैं, जो कि सामान्य नहीं है उसके लिए। तो वो हमारे शरीर का ही अंग है। लेकिन जैसे कि अगर आपके फेफड़ों में कोई कैंसर हुआ तो फेफड़ों का जो कैंसर है अलग से बाहर से नहीं आ रहा है, हमारे फेफड़े की ही कोशिकाएं हैं जो कि अब सामान्य रूप से व्यवहार नहीं कर रही हैं, अब असामान्य रूप से व्यवहार कर रही हैं, जिसकी वजह से उसकी वजह से जो दिक्कत होती है उसी बीमारी को हम कैंसर कहते हैं। पहले सब देखने में आता था कि कैंसर लोग जानते नहीं थे, कैंसर लोग मानते नहीं थे क्या है कैंसर। अब ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है, थोड़ा सा कोई बीमारी आई, सुनने में आता है उनको कैंसर हो गया। क्या वजह है, कैंसर कैसे आया, क्या कमियां हो गई शरीर में, खान पान में, क्या माना जा रहा है रिसर्च में? जैसे कैंसर को अगर हिंदी में कहें तो कर्क रोग कहते हैं, ठीक है। तो कर्क रोग जो है आपके शरीर की का ही, जैसे मैंने अभी बताया कि शरीर का ही अंग है। अब वो कैसे आता है, शरीर के हमारे अंगों में ऐसा कौन सा विकार उत्पन्न होता है जिसकी वजह से वो शरीर जो है सामान्य रूप से असामान्य गतिविधियां करने लगता है। तो जैसे हमारे देश में मुंह का कैंसर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आप कभी भी सिनेमा हॉल में जाते हैं तो आपने एडवर्टाइजमेंट भी देखे हैं। अब क्या है, हमने अब गुटखा कितने समय पहले आया है, बहुत ज़्यादा तो समय नहीं हुआ गुटखा। तो जैसे ही गुटखा हमने खाना शुरू किया, हमारे मुंह में वो गुटखा में जो तत्व हैं, जो सुपारी में पाए जाने वाले तत्व हैं, जो कि मसूड़ों को गलाते हैं, आपके दांतों को गलाते हैं, उनको खराब करते हैं, तो उसको बचाने के लिए शरीर कुछ प्रतिरोधक चीज़ें करता है, जिसकी वजह से वो कुछ समय तक ही कारगर होती है। लेकिन अगर हम वो चीज़ कंटिन्यूस करते चले जाएं, बार बार वही चीज़ करते रहे, तो फिर शरीर अपने आप को बचा नहीं पाता। फिर वो जो आपके सामान्य कोशिकाएं हैं वो कैंसर की कोशिका का रूप ले लेती हैं। जैसे सर ये बताइए कि ज़्यादातर ये पुरुष में होता है, महिलाओं में होता है, पुरुष के किन अंगों में ज़्यादातर होता है और महिलाओं के किन अंगों में ज़्यादातर होता है? जी, कैंसर देखा जाए तो सभी प्रकार के लोगों में लगभग बराबर ही होता है। महिलाओं में भी उतना ही कॉमन है और पुरुषों में भी उतना ही कॉमन है। लेकिन दोनों में डिफरेंस जो आता है कौन से अंग का कैंसर। जैसे पुरुषों में जो मुख्यतः पाए जाने वाले कैंसर हैं वो है फेफड़ों का कैंसर, मुख का कैंसर, पेट का कैंसर, ईसोफेगस का कैंसर, ठीक है। और लेकिन महिलाओं में जो है वो आपका ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया, ओवेरियन कैंसर हो गया, ये ज़्यादातर होते हैं। जैसे किस वजह से मानते हैं लोग नशा करते हैं, गुटखा, सिगरेट, शराब आदि जो भी नशे में आते हैं, जैसे महिलाएं नशा कम करती हैं, ये प्राय अपने देश में है, तब भी महिलाओं को कैंसर क्यों होता है? उनमें क्या ऐसे जीन्स में क्या कमियां हैं? उसी कारण से अब उनका जो होने वाले कैंसर हैं, आपके जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो जीन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम है BRCA1 और BRCA2, BRCA1 और 2। तो ये जीन में डिफेक्ट होता है। अब जो आपका जीन का डिफेक्ट है वो दो तरीके से आ सकता है, या आपकी फैमिली में किसी को पहले से कैंसर रहा हो
और तो उसमें आपको आने कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो जीन आप में जनरेशन के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ है। जी जी तो एक ये जेनेटिक डिफेक्ट हो गया। दूसरा है जो सर्वाइकल कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर जो फीमेल्स में होता है, अभी सरकार ने बहुत अच्छा एक कदम उठाया है कि सर्वाइकल कैंसर के लिए सरकार ने वैक्सीनेशन जो है फ्री करवाई है। जी तो दैट मीन्स हम सर्वाइकल कैंसर को आपका वैक्सीन के द्वारा भी रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? जो सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण जो है वो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। जी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस किसी भी प्रकार से अगर सर्विक्स के पास पहुंच जाता है, उसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है। लेकिन अगर हमने उसकी वैक्सीन ली हुई है तो वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, और सर्विक्स का जो कैंसर है वो आगे जाके हो सकता है कि ना हो, या उसके जो नंबर हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए। सरकार को इसके लिए मैं काफ़ी धन्यवाद दूंगा। इस बजट में सरकार ने ये इनिशिएटिव उठाया है। ठीक है। फिर अगला आता है ओवेरियन कैंसर। तो ओवेरियन कैंसर जो है वो आपका जैसे लंबे समय तक जो स्त्रियां हैं माँ नहीं बनती हैं, जी तो उनमें ये रिस्क बढ़ जाता है। जैसे आजकल लोग 35 के बाद माँ बन रही हैं, या अब क्योंकि लोगों को अपना करियर बनाना है, ये सारी चीज़ें करनी, तो लोग प्रेगनेंसी को स्किप कर देते हैं या शादी लेट हो रही है। जी तो जब आप शादी को लेट करते हैं या ऐसी चीज़ होती है, तो इसमें ओवेरियन कैंसर का जो रिस्क है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाता है। जी ठीक है। तो ये एक कारण है। तो इसलिए महिलाओं के कारण अलग हैं, पुरुषों के कारण अलग हैं। बिल्कुल। अब पुरुषों में तो ओवरी है नहीं, तो वो जो अपने नशे करते हैं, जो भी दुर्व्यसन है उनके, उन व्यसनों के कारण होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उसकी वजह से उनको उनके कैंसर होते हैं। और अब जैसे आप देखेंगे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हमारे विश्व में फैला हुआ है। दिल्ली में आप जाइए तो आसमान दिखता ही नहीं है, इतना पोल्यूशन है, और इतनी गाड़ियां हैं, सबको गाड़ियां लेनी है, उसकी वजह से वातावरण इतना हो गया है। तो अब किसी को धूम्रपान करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिना धूम्रपान के ही लोगों को कैंसर हो जा रहा है। लोग सोचते हैं कि हमने तो कभी बीड़ी नहीं पी, हमने तो सिगरेट नहीं पी, फिर भी हमें फेफड़ों का हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो हवा है वो बहुत दूषित हो चुकी है। अब हम चाहते हैं कि हम साइकिल की जगह गाड़ी खरीदें, हमारे पास गाड़ी नहीं है तो हम उसे ये स्टेटस का मान लेते हैं। लेकिन नहीं, आपकी साइकिल से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, आपके फेफड़े भी मजबूत होंगे और पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो हमारी जो दिनचर्या है वो काफ़ी शरीर के लिए अच्छी नहीं है। ये धीरे धीरे हमारी दिनचर्या खराब होती जा रही है। आपका क्या कहना है, लोग कैसे इससे बचे, क्या जागरूकता के लिए उनको सुझाव देंगे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। कैंसर जो है, अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसको पकड़ पाना कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि किसी भी कैंसर का कोई ऐसे कह दिया जाए कि यही उस कैंसर का लक्षण है। जी क्यों? क्योंकि कैंसर, जैसे मैं सबसे पहले बताया कि हमारे शरीर का ही किसी अंग से ही डेवलप होता है। बिल्कुल। ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपको दिमाग में कोई ट्यूमर डेवलप हुआ, तो आपको सबसे पहले क्या होगा? सिर दर्द होगा। तो आदमी सिर दर्द के बारे में कभी डायरेक्ट तो ये नहीं सोचता मेरे को सिर दर्द होगा तो कैंसर ही होगा। सही है। ठीक है। किसी को छाती का, फेफड़ों का कैंसर होता है तो उसे खांसी होगी। तो खांसी होने के कई सारे कारण और सामान्य हैं। किसी जी, को कोविड जी। हो गया या सिंपल निमोनिया हो गया, उसकी वजह से खांसी। कैंसर हुआ है ये तो कोई पहले सोचेगा नहीं। जी जी ठीक है। और उसी तरह से बाकी अंगों के साथ भी इसी तरह से है कि हम सोचते हैं कि कोई सामान्य बीमारी, जैसे एसिडिटी हुई है वो पेट का कैंसर, लेकिन वो दिखेगा कैसे? एसिडिटी जैसे। पेट के कैंसर का भी कोई ऐसे सिम्टम नहीं है ये चीज़ हुई है कि ये पेट का कैंसर है। जी। तो इसलिए कैंसर को पकड़ पाना आसान नहीं होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें अगर कोई भी चीज़ है, हमको तुरंत ही डॉक्टर भी नहीं बदलना चाहिए। हमने एक पेट कोई भी चीज़ से आराम नहीं हुआ, लेकिन आप कई बार किसी डॉक्टर की सेवा ले चुके हैं, उन डॉक्टरों की सेवा से आपको पहले आराम मिला है लेकिन अब नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि कोई दूसरी चीज़ हो। तो आप उस डॉक्टर के पास दोबारा से जाइए, उनको और समझाइए कि ये परेशानी और उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं, या अब क्यों फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्या क्या और अंतर लगा है। तो फिर वो डॉक्टर सोच सकता है कि हाँ, ये अब कोई सामान्य चीज़ नहीं है, ये कैंसर की तरफ तो नहीं जा रही, तो उस तरफ फिर जाँचें की जा सकती हैं, क्योंकि हम जाँच से ही उसको जल्दी पकड़ सकते हैं। जी ऐसे सिम्टम से हम उसको आसानी से नहीं पकड़ सकते। इसीलिए सरकार जो होती है, विदेशों में कई सरकारें जो हैं उनके कुछ कैंसर प्रोग्राम्स हैं। जैसे 45 की उम्र के बाद प्रोस्टेट की जांच हर किसी को करवानी ही है। क्यों? क्योंकि इसको कोई सिम्टम नहीं, जांच से हम इनिशियल जो है हम लक्षण पता कर सकते हैं कि ये जांच में आ गया, हो सकता है इसको प्रोस्टेट का कैंसर हो सके। कोलोन के लिए जांचें की जाती हैं कि 45 की उम्र के बाद, और
किसी की फैमिली में कोलोन कैंसर पहले से हुआ हो तो उसका जल्दी ही कोलोनोस्कोपी करवा दी जाती है, सो दैट कि पहले ही देख लिया जाए कि कोई परिवर्तन तो नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि कोलोन के कैंसर में उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि अब वो कहेगा मेरा हाजमा ठीक नहीं है, पेट साफ नहीं होता, क्या पता कैंसर पर अब रहा, लेकिन वो सिम्टम नहीं देगा कोई इस तरह से। तो कोलोनोस्कोपी होती है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए कई सरकारें हैं वो मेमोग्राफी करवाती हैं महिलाओं की 35 के बाद से। तो 35 के बाद से मेमोग्राफी में इसलिए कैंसर तुरंत जल्दी पकड़ में आ जाए या कुछ ऐसी गांठ दिख जाए जिसकी वजह से हम डॉक्टर्स जल्दी उसको पकड़ लें और जल्दी से जल्दी उसका निराकरण कर सकें। तो ये सभी जो हैं वैज्ञानिक अपने अपने सुझाव देते रहते हैं, जिसपे सरकारें मिल के कार्यरत होती हैं। और क्योंकि ये चीज़ें खर्चीली हैं इसलिए समय लगता है, लेकिन सभी अपने अपनी क्षमताओं के अनुसार काम कर रहे हैं इसमें, ताकि जल्दी पकड़ में आ जाए बीमारी तो लोगों के प्राण भी बचाए जा सके, खर्चा भी बचाया जा सके, क्योंकि इसका इलाज कराना भी बहुत ज़्यादा कठिन है। बहुत कुछ साल पहले जैसे कम आंकड़े रहे होंगे, ग्राफ जो इसका रहा है परसेंटेज कम रहा है। जी। क्या लगता है आपको पहले क्या थे, अब क्या ग्राफ बढ़ रहा है, कितना अब तक भी बढ़ गया होगा? जी अगर भारत सरकार का डेटा देखा जाए तो हमारे 2020 में कुल 13.5 लाख कैंसर के मरीज थे, जिनकी संभावना ये जा रही है कि 15.5 से 16.5 लाख कैंसर के मरीज हमारे भारत में 2025 तक होंगे। और इसका मुख्य कारण जो मुझे समझ में आता है वो हमारा आजकल का जो रहन सहन है वो काफ़ी आधुनिकता के वजह से हम जो चीज़ स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है हम उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। हम ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड की तरफ जा रहे हैं, तो प्रोसेस्ड फूड से आपको पेट के कैंसर की रिस्क रहती है। हम हर 2 साल में गाड़ियाँ बदल रहे हैं या छोटे छोटे कामों के लिए भी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है काफ़ी ज़्यादा। पेड़ कट रहे हैं तो हमारी जो जलवायु है वो भी अच्छी नहीं है। और आजकल हर चीज़ में जो रसायनों का उपयोग है, उन रसायनों के उपयोग जैसे हमारा पेस्टिसाइड है, प्रोसेस्ड फूड है, हमारी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, हर सॉफ्ट ड्रिंक में इतने तरीके के जो अनरेगुलेटेड रसायनों का उपयोग होता है, उसकी वजह से स्वास्थ्य में बहुत सारी हानियाँ होती हैं। तो हमें जो है हमारे जो पूर्वज जिस प्रकार से जीवन यापन करते थे, जिस प्रकार का सादा स्वच्छ भोजन था और एक्टिव लाइफस्टाइल थी, छोटे मोटे काम के लिए भी हम साइकिल भी नहीं उठाते थे, हम पैदल वो काम करते थे। तो हमें हमारे आप को एक्टिव बनाना है, वातावरण को शुद्ध करना है, हमारे खान पान को शुद्ध करना है। तो जब तक हम उस चीज़ को, उस वातावरण को नहीं लाएंगे दोबारा से, तब तक हमें ये जो परेशानी है और बढ़ सकती है आगे जाके। इसको रोकना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा अगर हमने स्वयं पे जो है बदलाव नहीं किए तो। आपने विदेश में भी पढ़ाई करी है जी, तो वहाँ के हिसाब से यहाँ क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? जैसे विदेश में ज़्यादातर इसके मरीज हैं कि नहीं हैं, यहाँ की क्या स्थितियाँ? विदेशों में और भारत में मैं ये कहूँगा कि हाँ, हमारा स्वास्थ्य जो पूरा आपका सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है। हमें विदेशों से बहुत ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए कि हमारा जो स्वास्थ्य सिस्टम है ये उतना अच्छा नहीं है, विदेशों में बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, वहाँ पे जो जनसंख्या है काफ़ी कम है, जिसकी वजह से उनको सुविधाएं मिल जाती हैं आसानी से। लेकिन हमारे यहाँ के जो डॉक्टर हैं, यहाँ पे हमारी जो सरकार काम कर रही है, जैसे आयुष्मान भारत योजना जैसी जो योजनाएं हैं, ऐसी विश्व भर में कोई ऐसी योजना नहीं है। और बहुत लोगों का हमारे जो सरकारी अस्पतालों में इलाज हो रहा है और जिस प्रकार से सुविधाएं मिल रही हैं विदेशों में, उनका कोई सानी नहीं है। और बहुत से लोग मेडिकल टूरिज़्म के लिए भारत आ रहे हैं। तो हमें इसी से ही समझ लेना चाहिए कि लोग मेडिकल टूरिज़्म के लिए, माने मेडिकल टूरिज़्म, लोग टूर करने, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं। जी। तो हमें इस चीज़ से समझना चाहिए कि कुछ तो हमें अच्छा होगा, या हमारी सरकार या हमारे डॉक्टर या हमारा जो सिस्टम है कुछ तो अच्छा कर रहा होगा। सही है। तो हमें बहुत ज़्यादा हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि बाहर बहुत ज़्यादा अच्छा है या यहाँ पे अच्छा नहीं है। यहाँ पे भी विदेशी स्तर में, जैसे जब कोविड आया तो भारत ने विश्व को बिल्कुल अचंभित कर दिया कि जिस तरह से कोरोना की महामारी को हमने जिस तरह से टैकल किया, तो तभी संभव हो पाया कि हमारा जो स्वास्थ्य का जो सिस्टम था वो बहुत अच्छा है। ठीक है, हाँ, दुनिया में हमसे कोई बेटर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, या कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, हमको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। किसी का कुछ अच्छा है, किसी का कुछ अच्छा है, तो उसमें हमें ये है कि हम डॉक्टरों का साथ देना है
उनकी सलाहों को मानना है और जागरूक बनना है उसके लिए। अपना परिचय दे दे दर्शकों को। जी, मेरा नाम डॉक्टर श्रीराम गौतम है। मैं एमपी बिरला हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर में सीनियर कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हूँ। और मैं मुख्य रूप से ऑपरेशन थिएटर में जितने भी आपके विभिन्न प्रकार की सर्जरियाँ होती हैं उनमें एनेस्थीसिया देता हूँ। और जितने भी क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं जो आईसीयू में रहते हैं, जो जीवन मरण से थोड़े से जूझ रहे रहते हैं, उनकी मैं देख रेख करता हूँ। और आप लोग के आशीर्वाद से इसी कार्य में लगा रहूं और आप लोग से बस यही कामना करता हूँ। जी, अभी आपने श्री राम गौतम जी के द्वारा ये सुना कि वास्तव में कैंसर क्या है, कैसे होता है, कैसे फैलता है, लेकिन हाँ, इसके लिए जागरूक रहने की ज़रूरत है। जहाँ आपने बताया पूरी वार्तालाप में, पूरे साक्षात्कार में इन्होंने यही बताया है डॉक्टर साहब ने कि हम इससे बच सकते हैं, क्योंकि हम जागरूक हो जाएंगे तो इससे बच सकते हैं। क्योंकि समाज में जो भी रोग आते हैं उसके लिए प्रतिरोधक क्षमताओं की ज़रूरत है, जहां हम जागरूक होकर के समझदारी के साथ इससे बच सकते हैं और डॉक्टरों की सलाह बीच बीच में लेते रहें, जिससे हमारा स्वास्थ्य सही रहे। और जहां सरकार भी हम सबके साथ है, पूरी तरह से सरकार हमारे आपके लिए स्वास्थ्य को बचाने के लिए काम कर रही है। वन इंडिया न्यूज़ से दीपक शर्मा, नमस्कार।